नमस्ते, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, अभी 2 दिन पूर्व मैंने क्रीमिया के युद्ध के कारणों, परिणामों और महत्व के ऊपर एक वीडियो बना के डाली थी। इसमें एक बात और मुझे बतानी थी। कई बार बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या क्रीमिया का युद्ध अनावश्यक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो आइए चर्चा प्रारंभ करें, लेकिन चर्चा के पूर्व हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने कमेंट्स भी देंगे। तो मित्रों, कुछ नोट्स के जरिए, मेरे अपने पुराने नोट्स कुछ हैं, तो उनके जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। तो क्रीमिया का युद्ध अनावश्यक था। क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद घटना है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस युद्ध के औचित्य के विषय में इतिहासकारों के 2 समुदाय बन गए हैं। लॉर्ड क्रोमर का कथन है कि यदि यह युद्ध न हुआ रहता तो तुर्की पर रूस के साम्राज्य का अधिकार हो गया रहता। इस युद्ध के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए, किंतु रॉबर्ट मोरियर और जॉन ब्राइट जैसे जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि यह आधुनिक युग का एक पूर्ण व्यर्थ युद्ध था एवं यह युद्ध एक अपराध था। अर्थात क्रीमिया युद्ध को उन्होंने एक अपराध की संज्ञा दी है। एक अन्य विद्वान का विचार है कि इस युद्ध को यदि अपराध न भी कहा जाए तो यह कम से कम गलतियों से अवश्य भरा हुआ था। तो इस प्रकार इस युद्ध के औचित्य का तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध के औचित्य का प्रश्न अत्यधिक विवादास्पद है कि क्या यह युद्ध होना चाहिए था अथवा नहीं होना चाहिए था। तो जिन इतिहासकारों ने इस युद्ध को अनावश्यक बताया है, उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक तर्क दिए हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला तर्क यह है कि इस युद्ध से मित्र राष्ट्रों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। विशेषकर युद्ध की समाप्ति के उपरांत इंग्लैंड को सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं मिला। इंग्लैंड का करोड़ों रुपया खर्च हुआ तथा उसके 24,000 सैनिक मारे गए। कुल मिलाकर मित्र राष्ट्रों की 6 लाख के लगभग सेना हताहत हुई, मारी गई, और इतने बलिदानों के बावजूद मित्र राष्ट्र लाभों से वंचित रहे। पेरिस का संधि पत्र बहुत लोकप्रिय न सिद्ध हो सका, अतएव शीघ्र ही इसे तोड़ना पड़ा। इस संधि पत्र ने जैसे कि अपेक्षा की गई थी इससे कि पूर्वी समस्या को सदा के लिए हल कर देगा ये, लेकिन वो ऐसा न कर सका और न ही इसकी शर्तों का पालन किया गया। तो मित्र राष्ट्रों का अभिप्राय तुर्की को दृढ़ रखना था, परंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि तुर्की साम्राज्य का उस समय के से पतन प्रारंभ हो गया। मालदेविया और वालेशिया को तुर्की साम्राज्य से निकालकर रोमानिया में मिला दिया गया और रोमानिया को एक जर्मन राजकुमार के अधीन कर दिया गया। रूस ने पेरिस संधि पत्र की काला सागर संबंधी शर्तों को सबसे पहले तोड़ने का यत्न किया। इंग्लैंड को भी रूस के इस कार्य को उचित मानना पड़ा, अर्थात उसको समर्थन देना पड़ा। क्रीमियन युद्ध की समाप्ति के 20 वर्ष के अंदर ही रूस और तुर्की पुनः युद्ध में उलझ गए। तो पेरिस संधि के अनुसार तुर्की के सुल्तान ने यह वचन दिया था कि वह अपने देश में रहने वाले ईसाइयों को सुविधा देगा एवं भविष्य में
उनसे अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन उसने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ईसाइयों के प्रति तुर्की सरकार का व्यवहार पूर्ववत रहा, अर्थात हम कह सकते हैं कि अत्याचारपूर्ण रहा। तो इस बुरे व्यवहार के आधार पर बल्कान की रियासतों के ईसाइयों ने 1876 में तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दूसरी बात यह थी कि क्रीमिया का युद्ध गलतियों से भरा हुआ था। मित्र राष्ट्रों में एकता का अभाव था और यही कारण था कि उन्होंने युद्ध में सफलता के कई सुनहरे अवसर खो दिए। एल्बा की लड़ाई में विजय के ठीक बाद ही मित्र राष्ट्रों को सेबास्टोपोल पर आक्रमण कर उसे जीत लेना चाहिए था, किंतु सेबास्टोपोल, अंग्रेजी में इसका उच्चारण होगा, तो सेबास्टोपोल को जीत लेना चाहिए था। लेकिन फ्रांसीसी सेनापति सेंट अर्नाल्ड ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। रूस ने मित्र राष्ट्रों की इस ढीली नीति से लाभ उठाकर सेबास्टोपोल को काफी दृढ़ कर लिया। तो लॉर्ड रेगलान का विचार था कि यदि सेबास्टोपोल पर तत्काल आक्रमण कर दिया जाता तो निस्संदेह विजय हासिल हो जाती। मित्र राष्ट्रों की सेना तो बड़ी वीरता से लड़ी, किंतु उनके सेनापतियों ने अपने आप को योग्य सिद्ध न किया। मित्र राष्ट्रों की असफलता उनकी संगठनहीनता में छिपी थी। दूसरे शब्दों में मित्र राष्ट्रों की शक्ति कई सेनापतियों के अधीन बटी हुई थी, इसलिए वे संयुक्त रूप से शत्रु का सामना न कर सके। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के सेनापति रणकुशल भी नहीं थे। यद्यपि साहस एवं वीरता उनमें विद्यमान थी, परंतु वे अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते थे। क्रीमियन युद्ध में व्यवस्था तथा प्रबंध की बहुत त्रुटियां थी। भोजन एवं वस्त्र के उचित प्रबंध न होने के कारण तथा प्राकृतिक प्रकोप के कारण, जैसे सर्दी बहुत पड़ती थी वहाँ, सैनिकों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सेना का बहुत बड़ा भाग इन कठिनाइयों के कारण अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर हो गया एवं वहाँ भी उचित देखरेख के अभाव में दम तोड़ने लगा। तीसरी बात यह थी कि क्रीमियन युद्ध एक प्रकार का अपराध था। क्रीमियन युद्ध में सम्मिलित होने वाले सभी देश अपने स्वार्थों को सामने रखकर उसमें सम्मिलित हुए थे। इंग्लैंड रूस से इसलिए लड़ा कि उसकी शक्ति पूर्वी यूरोप में आगे न बढ़ पाए, जहां से उसे अपने पूर्वी राज्यों को, विशेषकर भारत के लिए खतरा था। फ्रांस एवं रूस के साथ इस कारण लड़ा कि नेपोलियन तृतीय अपने आप, फ्रांस जो है वो रूस के साथ इस कारण से लड़ा कि नेपोलियन तृतीय अपने आप को फ्रांस में सुदृढ़ कर लेने के बाद देश के लोगों का ध्यान यूरोप की ओर लगाना चाहता था। वह यूरोप में युद्ध करके फ्रांस के पुराने गौरव को फिर से कामयाब करना चाहता था। तो इस प्रकार इन दोनों देशों ने अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही लाखों व्यक्तियों की बलि चढ़ा दी, लाखों व्यक्तियों का खून बहा दिया। तो इसलिए यह सचमुच में अगर देखा जाए तो एक युद्ध अपराध ही था, इसमें कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लॉर्ड सेलिसबर्ग का कहना है कि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने अपना रुपया एक गलत घोड़े पर खर्च किया। तो इस कथन में काफी सच्चाई है। तुर्की राज्य को कायम रखने के लिए इंग्लैंड ने इस युद्ध में धन एवं जन की अत्यधिक बर्बादी की, परंतु उसे लाभ उसके बलिदानों की अपेक्षा शून्य के बराबर ही हुआ। लॉर्ड पामस्टन का विश्वास था कि तुर्की को यदि 10 वर्ष के लिए शक्ति प्राप्त हो सके तो वह एक महान राज्य और अपनी ईसाई प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने के योग्य हो सकेगा। परंतु
युद्ध के उपरांत की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि उसका विचार बिल्कुल गलत था, क्योंकि तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया एवं वहां के ईसाइयों के कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। तो इस तरह से तुर्की ने अपने आप को एक गलत घोड़ा सिद्ध किया एवं उसकी सहायता करके इंग्लैंड ने अपने आप को एक अपराधी देश का सहायक एवं संरक्षक सिद्ध किया। तो यह एक प्रकार का अपराध ही था। इसके अलावा तुर्की ने वियना नोट को अस्वीकार करके भारी भूल की थी। वियना नोट 1873 में यूरोप की शक्तियों प्रशा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होने वाली कांग्रेस का संयुक्त निर्णय था और इसके अनुसार तुर्की को परामर्श दिया गया कि वह अपने अधीन ईसाई लोगों के अधिकारों की रक्षा का अधिकार रूस के हाथों में दे दे। तुर्की ने इसे अस्वीकार कर दिया, पर रूस ने इसे स्वीकार कर लिया था। किंतु इंग्लैंड ने भले बुरे पर विचार न करते हुए तुर्की का ही साथ दिया और रूस से युद्ध आरंभ कर दिया। तो इंग्लैंड और फ्रांस एक अपराधी की सहायता करने में किसी भी प्रकार सच्चाई पर नहीं थे। तो इस प्रकार उन्होंने एक अपराधी का साथ देकर अपने आप को भी अपराधी सिद्ध किया। प्रसिद्ध इतिहासकार J.R. मैरियट के अनुसार तत्संबंधी आलोचकों ने यह दर्शाने का यत्न किया है कि युद्ध यदि एक अपराध माना जाए तो अपराध जो है वो माना जाए तो ये एक भयंकर भूल था तथा इसे हर हालत में टाला जाना चाहिए था। मित्रों, सेटन वॉटसन के विचार में यदि कभी कोई युद्ध अच्छे विचारों का विरोध करके गलत तथा जोशीली भावना के कारण लड़ा गया तो वह क्रीमिया का युद्ध था। यह इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि यह कहना गलत है कि जनता शांतिप्रिय होती है और युद्ध केवल राजनीतिज्ञों तथा अर्थलोलुपों के कारण होते हैं। तो इस प्रकार उपर्युक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध अनावश्यक था, किंतु इस युद्ध के जो महत्वपूर्ण प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़े उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतना अवश्य है कि युद्धोपरांत मित्र राष्ट्रों को उनके बलिदानों की तुलना में वांछित लाभ न हो सका। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्रीमिया का युद्ध क्या अनावश्यक था या आवश्यक था। तो यह विवाद आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुनः अपील कर रहा हूं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर कोई नया वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। शुभ रात्रि।